एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग क्लास 12th यूनिट फर्स्ट दूसरी चैप्टर टॉपिक 2 हमारा जो है गेहूं उसके बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने धान को कंप्लीट कर दिया था। वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ इश्यूज थे टेक्निकल और कुछ पर्सनल इशू भी था। तो अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो आगे से विलम्ब नहीं होगा। जल्दी ही हम धीरे धीरे करके सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं, जो मैं आप लोगों के से रिलेटेड देख रहा था कि क्लास 12th के जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो हर एक बार मैंने ये देखा है कि क्योंकि मैं इस चैप्टर पे था, तो मुझे इस बात का मैंने पूरा देख लिया कि किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको इस बार से क्योंकि ऑप्शंस बहुत मिलते हैं कि एक क्वेश्चन है और करके 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, जो आपको पसंद है वो बनाइए, जो आपको आता है वो बनाइए। तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं देख रहा था, तो क्वेश्चन में ये रहता है कि जैसे गेहूं दे दिया गया है, तो गेहूं के बारे में बताना है आपको। गेहूं का वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थल, साथ ही साथ बीज एवं उर्वरक के बारे में, उसका जो उन्नत किस्म है, 1-2 उन्नत किस्म के नाम लिखने हैं। ये टॉपिक दिया हुआ है कि इस गेहूं है, गेहूं का वानस्पतिक नाम लिखिए, उत्पत्ति के बारे में लिखिए, उसके बाद उन्नत किस्म के बारे में लिखिए, कीट एवं व्याधि प्रबंधन के बारे में लिखिए, और एक जो और इम्पॉर्टेंट है सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। ये 4-5 पॉइंट हैं। और कुछ जो चुनिंदा फसल है उसके बारे में हर एक साल बदल बदल के, या तो धान रहता है या गेहूं या मक्का, और सब्जियों में से कोई एक, किसी एक सब्जी से रिलेटेड। लेकिन ये जो 3 है, इसमें से 2 अधिकतर बार मैंने 1 या 2 रहता ही रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो इसमें जैसे गेहूं से रिलेटेड, इसका वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थल और उन्नत प्रभेद, चाहे वो सिंचाई प्रबंधन हो, खरपतवार नियंत्रण हो, उसके बाद कीट एवं व्याधि प्रबंधन, इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। और एक एक लाइन में आंसर लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स में कहीं अगर ये 5 टॉपिक है, पांचों टॉपिक के बारे में, क्योंकि गेहूं का वानस्पतिक नाम वो तो 1 वर्ड 2 वर्ड का है, वो हो जाएगा। उत्पत्ति स्थल 1-2 वर्ड का है, वो हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण में 1-2 लाइन लिखना है आपको। और सबसे सटीक जो है खरपतवार नियंत्रण का, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको नहीं पता है, मुझे दवाई का नाम नहीं पता है, किसी चीज़ के, किसी भी फसल का दवाई का नाम मुझे नहीं मालूम, तो बेसिकली क्या करना है कि खरपतवार प्रबंधन और सब कुछ मुझे आ रहा है, उत्पत्ति स्थल, वनस्पति का नाम आ रहा है, कीट व्याधि प्रबंधन आ रहा है, लेकिन दवाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, तो खरपतवार प्रबंधन में सीधा आप एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि निकाई गुराई, जो सबसे खुरपी हो चाहे कुदाल हो या बीच से हल चला के जो होता है, निकाई गुराई सर्वोत्तम उपाय है। या अगर फसलों के बीच में खरपतवार है, तो वो आप लोगों को लोकल क्षेत्र में निकाई गुराई ही कहते हैं, या कमौनी बोलते हैं बहुत जगह। तो सर्वोत्तम, तो इसको अगर आप लिख देते हैं, या छोटा मोटा है, कम है खरपतवार तो उखाड़ के फेंक देना है, इसको अगर आप लिख देते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, या आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। खरपतवार नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय अगर कुछ है तो वो निकाई गुराई ही है। इसके अलावा क्योंकि हमें समय का अभाव होता है, इसलिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी समय में हो जाए। लेकिन जो सर्वोत्तम उपाय है खरपतवार नियंत्रण का, और ये तो आपको बिल्कुल ही लिखना है, इसको अगर लिख देते हैं तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, कि जिन्होंने भी हमारा पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है, तो एक बार आप उसको रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, तो हम अब देखते हैं गेहूं का वानस्पतिक नाम। इसको आप लोग याद रखेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये वानस्पतिक नाम। गेहूं बिहार की रबी फसलों में एक महत्वपूर्ण है, और ये जो है खाद्यान्न फसलों में धान के बाद दूसरे स्थान पे आता है।
गेहूं में क्या क्या उपलब्ध होता है, तो प्रोटीन की मात्रा के अलावा नाइसिन, थायनीन, ग्लूटेन के कारण यह सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है ब्रेड, बिस्कुट और केक के उद्योगों में भी आता है। गेहूं का भूसा पशु चारा का एक अच्छा स्रोत है। इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो मेनली जो है गेहूं का उत्पत्ति स्थल आपको दक्षिण पश्चिम एशिया, क्योंकि इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया आपको याद रखना है। यह एक गांव है इराक में जारोमा नाम का एक गांव है। इसमें गेहूं के कुछ अंश पाए गए थे, तो इसे संभवतः माना गया है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम एशिया, ये ध्यान रखना है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो फिर अगर ये ऑप्शन है इराक का जारोमा गांव, तो ये ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा ये विश्व का सबसे पुराना गांव है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ इंट्रोडक्शनल पार्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने जापान में नॉरिन नाम का एक गेहूं उगता हुआ देखा, जो दूसरी गेहूं की किस्म में सबसे कम ऊंचाई जिसकी ऊंचाई दूसरे गेहूं की किस्मों से कम थी, लेकिन नॉरिन की उत्पादन क्षमता कम थी और उसके और भी बहुत सारे अवगुण थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए डॉक्टर O.A. वोगेल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिकी गेहूं के साथ नॉरिन का संकरण कराया। ये क्वेश्चन नॉरिन से रिलेटेड हर एक साल पूछा जाता है। ये सबसे पहला इसको बताया जाता है गेहूं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर वल्गर ने इसका एक्सपेरिमेंट इस पे किया। इस प्रकार नॉरिन गेहूं का बौनेपन और उत्तम जातियों के उत्पादन क्षमता, रोग रोधित क्षमता, इन सब चीज़ों को मिला के अमेरिका ने एक नया गेहूं बनाया जिसका नाम था बौना गेहूं था। जेन्स नाम से किसानों को दिया, जेन्स नाम का गेहूं था। साथ ही मेक्सिको में भी नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ऑर्नेस्ट बॉरलेग के नेतृत्व में नॉरिन गेहूं के बौनेपन का वसंतकालीन गेहूं में समावेशन कराया गया, वो भी एक्सपेरिमेंट कराया गया। और कुछ गेहूं की किस्में जो है उस समय भारत समय की बचत की करने की वजह से जो उधर एक्सपेरिमेंटल था उसको ही डायरेक्ट उठा के ले आया आंकड़ा करके। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम गेहूं कब आया, तो 1963 में गेहूं की बौनी किस्म भारत में आई। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग में से जो बीसीईसी से रिलेटेड फोकस्ड हैं, तो एक बार क्लास 11th की भी वीडियो जाके देखिए, क्योंकि इस बार की मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने बताया, तो बीसीईसी में क्लास 11th से बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1, 2, 3 इन सब से पूछा गया है। तो एक बार आप उसको, उसमें जो जो चीज़ें मैंने सिर्फ अंडरलाइन कराई हैं, तो बस आप उसको देख लें तो काफ़ी मदद हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 1963 में गेहूं की बौनी किस्म आई, इसको ध्यान रखना है। क्लास 12th में एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में इससे रह सकता है। प्रारंभ में कुछ गेहूं की किस्में, ये गेहूं की किस्में हैं सोनरा 63, 64, लारमरोहा 64A, मायो 64, इन सब के 100 किलोग्राम बीज तथा 663 दूसरी किस्मों के नमूने भी भारत को दिए गए थे। 1964 में अखिल भारतीय गेहूं विकास परियोजना के अंतर्गत देश के 155 शोध केंद्रों पर मैक्सिको से आए बौने गेहूं को किस्म का परीक्षण किया गया। परीक्षण में सोनरा 64 और लार्मा रोजो को स्थानीय प्रभेद से अधिक उपज में देखा गया कि ये जो हैं अधिक उपज वाले हैं। तो 1965 में सोनरा 64 और लार्मा रोजा दोनों को किसान को यूज करने के लिए दिया गया। ये ध्यान रखना है कि 1963 में बौनी किस्में भारत में आई और 1965 में सोनरा 64 और लार्मा रोजो ये किसान को दिया गया इस्तेमाल करने के लिए। और गेहूं की किस्मों के विकास में सोनालिका, कल्याण सोना 1965 में ही आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में यूपी 301, हीरा तथा लाल बहादुर किस्मों को विकसित किया गया। प्रत्येक वर्ष गेहूं की बौनी किस्मों का देश के जलवायु क्षेत्र के हिसाब से निरंतर चेंज किया जा रहा है। इसके बाद क्षेत्र विस्तार और वितरण, तो माफ कीजिएगा,
बिहार में गेहूं की खेती तकरीबन 22 लाख हेक्टेयर में की जाती है और उत्पादन जो है 60 से 65 लाख टन के आसपास रहता है। इसकी उत्पादकता 2800 से 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि धान से अपेक्षाकृत अधिक है। मुख्य रूप से बिहार में रोहतास, पूर्वी चंपारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, गोपालगंज आदि में गेहूं उत्पादन का प्रमुख जिला है। गेहूं के उत्पादन पर मौसम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो है क्षेत्र विस्तार और वातावरण में कि कितने लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती बिहार में की जाती है और इसकी उत्पादकता क्या है, ये दो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अभी तक जो मैं पिछले कुछ सालों का प्रश्न देखा है तो उसमें इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। इसके बाद ये तो उसी से डेटाबेस सांख्यिकी है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद जलवायु, तो गेहूं जो है रबी की फसल है, तो ठंडे मौसम की फसल ही है। इसके अंकुरन के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़वार के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब गेहूं का जब बीज को अंकुरन आने का समय होता है तो उस समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है वातावरण में तो बहुत अच्छा माना जाता है। और जब गेहूं अंकुरित होके बढ़ने लगता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाना भरते समय या पकते समय अगर टेम्परेचर कम है 14 से 15 तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान का बढ़ना और वर्षा का कम होना अनुमानित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार ऐसे राज्यों में जहां ठंड पहले से ही कम पड़ता है, जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गेहूं के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जल निकास और जल सिंचाई के उचित प्रबंधन से मटियार और रेतीली मिट्टियों में भी गेहूं की खेती की जा सकती है। गेहूं के लिए pH 7 यानी कि न्यूट्रल pH वाली मिट्टी है और दोमट मिट्टी, आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि दोमट और pH जिसका 7 है वो अच्छा है। अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी में गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं होती। अब अनुशंसित किस्में और बुआई का समय, तो ये भी मैंने पहले बताया कि इम्पोर्टेंट है। गेहूं की खेती मूल रूप से दो परिस्थितियों, पहला सिंचित समय से बुआई तथा दूसरा सिंचित विलंब से बुआई की जाती है। अब कुछ प्रभेद है, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि असिंचित क्षेत्र में से रिलेटेड जो प्रभेद है, तो ये सबौर निर्जल BRW 3722 जो हमारा सबौर से विकसित किस्म है, ये असिंचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा C306 K8027 और HD 2888 ये कुछ असिंचित परिस्थिति के प्रभेद हैं और इसके बुआई का समय है 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर, यानी कि अक्टूबर के मध्यम से या अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक कर सकते हैं। इसमें 135 से 140 दिन का समय पकने में लगता है और सबौर निर्जल में 125 से 135 दिन का समय। सबौर निर्जल का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दर है और असिंचित में 25 से 40 तक भी सिंचित में 25 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का भी उपज दर मिल जाता है। साथ ही साथ बीज दर, क्योंकि इस बार भी मैं इसका प्रश्न देख रहा था, तो बीज दर गेहूं का पूछा जाता है तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि गेहूं का बीज दर क्या है और ऑप्शन में है 125 से लेके 150 तक, 130 से लेके 140 तक, तो इस तरह से है, तो आपको ध्यान रखना है कि 125 से 150 वाला ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो जो असिंचित सिंचित दोनों में 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर और दूरी जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी है। सिंचित क्षेत्रों में आपको 150 किलोग्राम बीज दर लगता है, विलंब से जिसमें बुआई होती है। अब सिंचित समय पर बुआई अगर हो रही है तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा PBW प्रभेद है, PBW 343, PBW 443, HD 2733, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा सबौर समृद्ध
जो BRW 3708 जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित है। तो ये इसकी नवंबर समय 15 नवंबर से 30 नवंबर तक होता है। इसमें इसके पकने के लिए 120 से 125 दिन का समय लगता है। उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और बीज 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। इसकी बुआई 20 की दूरी पर सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। सिंचित विलंब से बुआई में सबौर श्रेष्ठ DBW 14 HD 29 और कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आध आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो पूछा जाएगा उन्नत प्रभेद, तो कोई भी प्रभेद लिख देना है आपको। तो इसलिए आप एक दो प्रभेद को याद रखेंगे किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो सिंचित असिंचित या सिंचित विलंब से या सिंचित समय पे, किसी का एक दो प्रभेद रख लेना याद। और बीज दर इसमें 150 किलोग्राम प्रति है। उपज 110 से 115 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भूमि की तैयारी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बीज उपचार इम्पोर्टेंट है। तो वीटावैक्स, थीरम या एग्रेसन जीएन नामक किसी भी एक दवा से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना है। उपचारित बीज से जो है आपको रोग के प्रति लड़ने में और अच्छा अंकुरण होने में मदद मिलता है। बुआई के बारे में मैंने पहले ही देख लिया कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर एवं बुआई की गहराई कितनी। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तक, 20 से 22 सेंटीमीटर तक रखनी है और बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें, ये ध्यान रखना है। बुआई की विधि, तो ध्यान रखना है कि गेहूं की बुआई मुख्यतः छिटकौआ, सीड ड्रिल एवं शून्य जुताई मशीन के द्वारा किया जाता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट छिटकौआ, जो आम जगह सभी जगह पे यूज होता है आमतौर पर, क्योंकि और सब जो है वो थोड़ा खर्चीला है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उर्वरक की मात्रा जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो सिंचित क्षेत्रों में 150 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम की दर से NPK डालना है। इसमें नाइट्रोजन की आधी तथा स्फूर और पोटास की मात्रा पूरी डालनी है। साथ ही सिंचित विलंब से बुआई में आपको 120, 40 और 20 किलोग्राम की दर से प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की दर से आपको खाद डालना है। उसके बाद असिंचित क्षेत्र में 60, 30 और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास की मात्रा डालना है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन, इसको बस ये आमतौर पे याद रखना है कि 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूं में। और वो 3 से 4 सिंचाई का जो समय है ये क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। उसको आपको ध्यान में रखना है कि पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई और चौथी सिंचाई। पहली सिंचाई शीर्ष जड़ निकलने, क्राउन रूट, CSR बोलते हैं, क्राउन रूट निकलने के समय जो 20 से 25 दिन के अंतर्गत। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिन और दूसरी करनी है 80 से 85 दिन। उसके बाद तीसरी सिंचाई अगर हमको करनी है तो कोशिश करेंगे कि पहला 20 से 25, दूसरा 65 से 70 हो जाए, या 80 से 85 में भी है तो ठीक है। उसके बाद 90 से 100 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई कर देनी है। और चौथी सिंचाई, उसमें एक घटा देना है 20 से 25, तो 40 से 45 कर देना है 65 से 70 दिनों के बाद। उसके बाद 90 से 100 दिनों के बाद। क्योंकि हमारा बीज जो है जिसमें 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वैसे स्थितियों में कम कम दिनों में देना है, ये मेरा मतलब कहने का है। क्योंकि हमारा तो फसल है वो 130-35 दिनों में तैयार हो जाता है। अब हम सिंचाई तब नहीं करेंगे जब दाना निकल रहा है, दाना निकल चुका है, उसके बाद की स्थिति में नहीं करना। दाना भरते समय या उससे कुछ दिन पहले अगर हम कर देते हैं तो वो ठीक है। फसल में बाली निकलने के बाद तेज हवा चलने की स्थिति में सिंचाई ना करें, जो मैंने पहले ही बताया। बाली निकलने के बाद सिंचाई आपको नहीं करनी है। निकाई गुड़ाई या खरपतवार प्रबंधन, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है। अभी शुरुआत में मैंने बताया कि इसको एक बार हम देख लेते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार के कारण उपज में 10 से 40% तक की कमी हो जाती है, अतः खरपतवारों का नियंत्रण नितांत आवश्यक है। गेहूं की बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद अथवा प्रथम सिंचाई के पश्चात हैंड हो द्वारा निकाई
अगर घास पात निकालने से उपज अच्छा प्रभाव देखा गया। इसके अलावा रसायनों द्वारा, तो ये मैंने पहले ही बताया, हैंड हैरो जिसको क्षेत्रीय भाषा में खुरपी वगैरह बोलते हैं, के द्वारा निकाई करना है। निकाई गुराई मैंने पहले ही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना लिख देते हैं तो खरपतवार या निकाई गुराई में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। हाँ, अगर पार्टिकुलर पूछ दिया जाए कि पार्टिकुलर खरपतवार का नाम दे दिया गया और उसमें प्रबंधन कैसे करना है, तो उसमें आपको अगर कहा जाता है कि रासायनिक विधि से प्रबंधन करना है, तो फिर आपको दवाई का नाम जरूरी है। अगर खरपतवार का नाम दिया गया है और सिर्फ ये कहा जाए कि इस खरपतवार का कैसे प्रबंधन करना है, तो उस स्थिति में भी आप निकाई गुराई लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो कुछ खरपतवार है महत्वपूर्ण, उसको हम लोग देखेंगे। तो गेहूं कुल के खरपतवार जैसे गुल्ली डंठा, वन गेहूं, जंगली जई आदि, इसका प्रबंधन कैसे करना है? तो बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद पेंडामिथिलिन 30 ईसी दवा का सक्रिय तत्व 1 किलोग्राम 3.3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। तो पेंडामिथिलिन 30 ईसी दवा का छिड़काव करना है। पहला किस्में बन गेहूँ, गुल्ली डंडा, जंगली जई। गुल्ली डंडा को ही बन गेहूँ बोलते हैं। उसके बाद सकई पत्ती वाले खरपतवार, उसमें आपको आइसोप्रोटियोरॉन 50 डब्ल्यू, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, 2 किलोग्राम दवा। सक्रिय तत्व होता है वो परसेंटेज, वो आप बेसिक एग्रीकल्चर में ये चीज़ पढ़ेंगे कैसे निकालना है, कैसे सक्रिय तत्व के बारे में। ये आप दवाई अगर देखे होंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो उसमें कुछ परसेंटेज वगैरह लिखा, इसमें केमिकल कितनी मात्रा में उपलब्ध है। दवाई का जो भी होता है अधिकतर में 50% केमिकल मौजूद रहता है। तो इसमें सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार में आइसोप्रोट्यूरॉन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उसमें 2,4-D। ये आप बहुत लोग वाकिफ़ होंगे गेहूं से रिलेटेड, अगर जानते होंगे तो 2,4-D का इस्तेमाल और पेंडामिथिलिन, इस 2 दवाई को आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो 2,4-D का इस्तेमाल 600 से 700 लीटर पानी में 500 ग्राम सक्रिय तत्व 1.25 लीटर दवाई का मिला के 25 से 30 दिनों के बाद छिड़काव करना है। उसके बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के साथ अगर बन गेहूँ है तो आपको क्या करना है, सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 ग्राम सक्रिय तत्व या 33 ग्राम दवाई, सक्रिय तत्व 25 ग्राम है, 33 ग्राम दवाई को 600 से 700 लीटर में मिला के छिड़काव करना है। सक्रिय एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो उसमें 2,4-D प्लस आइसोप्रोट्यूरॉन का मिक्सचर को मिला के इस्तेमाल करना है। अगर जीरो टिलेज गेहूँ में खरपतवार प्रबंधन करना है तो ग्लाइफोसेट दवा का छिड़काव आपको करना है। साथ ही साथ 2,4-DE का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब कीट एवं व्याधि प्रबंधन, तो इसमें ये भी पूछता है, क्योंकि मैंने पहले बताया, तो इसमें आपको सबसे पहले है गेहूं का कजरा कीट। इसमें आप प्रबंधन क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी से बीज उपचार, जो बीज उपचार आप कर लें तो ये बीज उपचार आप एक बात और ध्यान रखें कि कीट में भी आप इस चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं। अगर किसी कीट के बारे में आपको पता है और उसकी दवाई नहीं मालूम, तो आपको क्या करना है, उसमें आप एक लाइन लिख देंगे कि हाँ बीज उपचार से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है और इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो अनाकृत कल्लिका, लूज स्मड, बीज को धूप में सुखाना चाहिए। वीटावैक्स या बेबिस्टीन से बीज उपचार करना, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट इन्होंने यही कह दिया कि हाँ इसमें बीमारी लग गई है, अनाकृत कल्लिका रोग, और इसमें आप बीज उपचार से इसमें निजात कर सकते हैं। फसल पकने पर सुबह के समय ही कटाई करनी चाहिए तथा कटाई के उपरांत जल्दी ही दौनी बीज को अलग कर देना चाहिए। भंडारण रखने से पूर्व बीज को अच्छी तरह धूप में सुखा लें और कोशिश करना है कि दवा से उपचारित करके ही भंडारित करना है, ताकि वो लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मक्का है, जिसका वानस्पतिक नाम है जिया मेज। बिहार देश का प्रमुख मक्का उत्पादक है
और तीनों मौसम में मक्का का उत्पादन बिहार में होता है। इसका उत्पत्ति जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका माना जाता है। ठीक है। प्राचीन मैक्सिको वासियों के वर्षा के देवता टालोका अज़टेक को मक्के के पौधे के साथ दिखाया जाता है। सन 1492 में जब कोलंबस ने नई दुनिया का पता लगाया तो पुरानी दुनिया को अमेरिया के साथ मक्का का भी पता लगा। भारत में मक्का 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में मक्का 16वीं सदी में लाया गया। बिहार में तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है। उत्पादन 29 लाख टन है और उत्पादकता 4 टन प्रति हेक्टेयर। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये सांख्यिकी है, आप इसको एक बार देख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, उन्नत प्रभेद में आपको दिमाग में ये रखना है कि जो खरीफ में बुआई 25 मई से 15 जून तक है। शक्तिमान के जितने भी प्रभेद हैं, रबी में बुआई हो चाहे बसंत में बुआई हो, शक्तिमान इसका मक्का का प्रमुख प्रभेद है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसकी जलवायु को हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो गर्म मौसम का पौधा है, मुख्यतः अंकुरन के समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वृद्धि के समय 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। शेष सभी अवस्थाओं को छोड़कर 25 डिग्री के आसपास अगर तापमान है तो बहुत अच्छा है मक्का के लिए। मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश प्रचुर मात्रा में हो, इसका पीएच 5.5 से 7.5 हो, यानी कि एसिडिक से न्यूट्रल, एसिडिक सॉइल से न्यूट्रल की तरफ हो, वैसा एसिडिक और न्यूट्रल के बीच की हो तो वो उसमें मक्का बहुत अच्छी होती है। खेत की तैयारी तो 1 से 2 गहरी जुताई करनी है, गोबर के खाद का इस्तेमाल करना है। मक्का में बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। बीज उपचार आपको वही थीरम बेबस्टीन और कैप्टन से करना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी फसल में बीज उपचार क्यों जरूरी है, तो ध्यान रखना है कि बीज उपचार से आपका एक तो कीट एवं व्याधि प्रबंधन होता है सबसे बेहतरीन, कि कीड़ों मकोड़ों नए रोगों से आप फसल को बचा सकते हैं, साथ ही साथ अंकुरन में भी बहुत मदद मिलता है। बुआई की विधियाँ तो पंक्ति से पौधे की दूरी 60 × 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोने की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे। उर्वरक प्रबंधन, कितना उर्वरक देना है, खरीफ में कितना, रबी में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वसंतकालीन एवं जायद में, रबी में दूसरी किस्त, ये किस्त वाइज बांटा हुआ, तो एक सांख्यिकी है, आप इसको एक बार देख लेंगे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में एक बार 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मक्का में अवश्य करना है। और आप लोगों में से बहुत लोग जो जानते होंगे, फैमिली में अगर होती होगी मक्के की खेती तो आपको पता होगा जिंक का इस्तेमाल किया जाता है मक्का में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सिंचाई तो मक्का में रबी एवं गर्मा में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता मक्के में होती है, क्योंकि गर्मी की ही फसल है तो गर्मी मौसम में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। निकाई गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन में मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है निकाई गुड़ाई। इसके अलावा अगर केमिकल मेथड से कहा जाए तो एट्राजीन 50% का इस्तेमाल इसमें करना है। कीट एवं व्याधि प्रबंधन में मक्का में पत्ती लपेटक, इसमें भी आपको एक आप प्रबंधन में लिख सकते कि बीज उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही कार्बारिल 50 WP 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से पत्ती लपेटक से बचा जा सकता है। इसमें करवा रोग लगता है, करवा रोग से बचने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए और वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में छिड़काव करना चाहिए। मक्का के साथ मिश्रित खेती किसके किसके साथ मक्का के साथ की जा सकती है, किस किस फसलों की खेती, ये आपको डाटा है तो एक बार दिमाग में रखेंगे। जो पहले मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई उसको आप ये सब सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। ये आपको क्वालिटी प्रोटीन मक्का, ये क्वालिटी प्रोटीन मक्का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको शक्तिमान प्रभेद के बारे में पहले ही बता दिया कि शक्तिमान को अगर याद रखेंगे तो मक्का की सारी प्रभेद एक शक्तिमान जो है वो सब में आ जाती हैं। तो शक्तिमान स्पेशली क्वालिटी प्रोटीन मक्का ही है
जो कि पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दलहनी फसलों के बारे में। तो दलहन फसलें के बारे में इंट्रोडक्शन आज हम लोग देख लेते हैं, और जो शुरुआत है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दलहनी फसलों के बारे में देखेंगे। तो दलहनी फसलों का यानी कि दलहनी खान पान का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। भारतीय खान पान में दाल का प्रमुख स्थान है। मीट में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों दाल में भी उपलब्ध है तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 28% पाई जाती है। दाल में कितनी प्रोटीन है? 20 से 28%। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम दाल में 60% कार्बोहाइड्रेट, 345 KCl ऊर्जा और कैल्शियम 140 मिलीग्राम, फास्फोरस 300 मिलीग्राम, लोहा और किसी किसी दाल में अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ दलहनी फसलें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करने में भी बहुत मददगार साबित होती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी बहुत मददगार साबित होती है। इसके बाद एक चार्ट है। चार्ट को देखेंगे, इसमें दलहनी फसलों का कितना उत्पादन होता है, कितना उत्पादकता है, राष्ट्रीय उत्पादकता क्या है, इसके बारे में। बिहार में करीब 5.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती होती है तथा 5.1 लाख मैट्रिक टन दलहन की उपज होती है। उत्पादकता 9.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और राष्ट्रीय उत्पादकता 6.93 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। लगभग 3 कुंटल हेक्टेयर बिहार की उत्पादकता जो है दलहनी फसलों की बहुत अधिक है। तो हम इस बात से ये भी कह सकते हैं कि बिहार की मिट्टी जो है, जलवायु जो है दलहनी फसलों की उपयुक्त है और हम इसकी उत्पादकता बढ़ाकर दलहनी फसलों से गरीब एवं कमजोर वर्गों को एक प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ इंट्रोडक्शनल पार्ट दलहनी फसलों का ख़त्म होता है। इसके बाद हम अरहर के बारे में देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं फिर से उस पर आपको बता दूंगा, या अगर वीडियो की आवश्यकता होगी तो फिर से उस पार्टिकुलर टॉपिक पे नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।